मेरे भाई की शादी की रात मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया ताकि भाभी की फिल्म देख सकूं। जैसे ही भाई भाभी के पास आया मेरी चीख निकल गई। भाई ने तो भाभी के साथ पूरी रात। मैं खामोशी से कमरे में आया और मैंने अपना लैपटॉप निकाला और गोद में रख लिया। आने वाले पलों को देखने के लिए पूरे तरह से मैं तैयार था और ये पल मेरे बड़े भाई की शादी की रात के पल थे जिन्हें मैं देखने के लिए तैयार था और उन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार था कि अचानक मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ कुछ ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा। भाभी भाई का वैसे तो सब कुछ ठीक था, पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी, लेकिन अगर इस घर में कोई खुश नहीं था तो वो मैं था। मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद ब खुद परेशान हो रहा था और मैं बिना वजह चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा था, लेकिन मेरी इस तोड़ फोड़ का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और फालतू में मैंने अपने ही कमरे का नुकसान किया था। बाहर तक मेरी कोई आवाज़ ही नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा था मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर और पूरा ख़ानदान इकट्ठा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था, सब ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की बात चल रही थी। मेरे बड़े भाई से मुझे शुरू से नफ़रत थी, ना जाने क्यों ये नफ़रत इतनी होनी चाहिए थी। वह मेरा सगा भाई था, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने गुस्से की वजह से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी। जो वो बोलता था घर में वही होता था। मेरे बड़े भाई का ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होता था और हम सब घर वालों को इस ऑर्डर को पूरा करना होता था। अगर कहा जाए कि माँ बाबा को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से ही प्यार था तो ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि मैं छोटा बेटा था, छोटा बेटा लाडला होता है, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शुरू से बड़े भाई को ही अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज उनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही अहमियत उन्हें मिल रही थी और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी बल्कि उन्हें मेरे बचपन की मोहब्बत भी मिल रही थी, जिससे मैं अपने बचपन से बहुत ज़्यादा चाहा था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। उसका नाम मीरा था। मीरा मुझे शुरू से पसंद थी और वह बड़े होकर ये पसंद बहुत ज़्यादा प्यार में बदल गई और प्यार में जुनून इश्क की सूरत ले ली। और जब प्यार जुनून बन गया तो इंसान अपने बस में नहीं होता और अगर कोई इससे इसका यह इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है और मैं भी पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशी के दिन गुजरे थे। मैं घर में कहीं जाने की ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। उनसे कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मीरा के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने जा रही हूँ। ये बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा तो मैं खुश हो गया और मुझे लगा कि मेरी माँ मेरा रिश्ता मीरा के लिए लेकर जा रही हैं। मैं समझ के मेरे बाबा मेरा रिश्ता लेकर गए हैं मीरा के घर, लेकिन मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मीरा से मेरा नहीं मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आपने ये क्या कर दिया है। मैं मीरा से प्यार करता हूँ और आपने मेरे प्यार को मेरे भाई के हवाले कर दिया। मैं तो समझा कि आप मेरे लिए रिश्ते की बात करने जा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि शर्म करो, वे तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है। तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है, अब वह तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम इसके लिए इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए मीरा के बारे में अब, क्योंकि वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। ये मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था, ये थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं कुछ देर के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ थे और अभी तो बड़े भाई को मालूम भी नहीं था कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। कुछ दिन सड़कों की ठोकरें खाने के बाद मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था और मुझे अपने कमरे के बगैर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी मनाने में बिज़ी था और पूरा घर ऐसे सजा चुके थे जैसे शादी वाले घर होता है। मैं तो जैसे अंगारों में जल रहा था और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रहूँगा। पहले तो ये शादी होने ही नहीं दूँगा और अगर ये शादी गलती से हो भी गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूँगा। इसी मकसद के लिए मैंने मीरा को फ़ोन किया और उससे मिलने को कहा तो उसने कहा कि वह मुझे नहीं मिलना चाहती। मैंने उसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वह भाई से शादी करने से
मना कर दे, लेकिन जवाब में मीरा ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मीरा ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है तुम्हारे बड़े भाई के सामने। तुम्हारे बड़े भाई की बहुत अच्छी नौकरी है, उसके पास गाड़ी है, वे एक मेहनती इंसान है और मुझे पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और तुम हो क्या अपने बड़े भाई के आगे? दिन रात आवारागर्दी करना तुम्हारा काम है। ना तुम पढ़ाई कर सके, ना कोई मेहनत करते हो, और बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारी किसी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वक्त गुजर चुका है। हाँ, अगर ये रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनत करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते, तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ, और बेहतर इसी में है कि तुम इस प्यार के रिश्ते को यहीं ख़त्म करके दो। मैं जो पहले से अंगारों में जल रहा था, मेरा दिल रुला देने वाली बातों ने मुझे ज़ख्मी कर दिया था, और मैं बिल्कुल टूट सा गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मेरी तौहीन की थी, मेरी बेइज्जती की थी। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना करती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन जिन लफ्ज़ों में उसने मुझे मना किया था, वह मना करना नहीं, वे उसने मुझे ठुकराया था और मेरी बेइज्जती की थी। मैं वे भूल नहीं पा रहा था, और मेरी हालत ऐसी थी कि काटूं तो बदन में खून न निकले। फिर वह भी दिन आ गया कि मेरे भाई की शादी मीरा से हो गई, और अगले दिन उसकी विदाई थी, और मैं अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। फिर मुझे एक प्लान सूझा। जितनी तकलीफ़ मुझे मिल रही थी, मैं इससे कई ज़्यादा तकलीफ़ अपने भाई, मीरा और सब घर वालों को देना चाहता था। मैं चुप बैठने वाला नहीं था। मैं फ़ौरन से मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही एडवांस कैमरा था। शादी का दिन है तो सब घर वाले शादी में चले गए। पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी से नज़रें बचाकर वहाँ से वापस आ गया। पूरा घर खाली था। मेरे भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कमरा फूलों की सेज से सजा हुआ था और हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन ये खूबसूरत मंजर जो मुझे अपने अरमानों को जनाजा लग रहा था, मैंने वह कैमरा बहुत चेक करने के बाद बेड से बहुत पास एक जगह पर फिट कर दिया था। कैमरा बहुत ही छोटा था जो किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकता था। शायद बहुत ध्यान देने के बाद भी किसी को नजर आने से रहा। भाई और मीरा तो आज की रात प्यार भरे लम्हों में खो गए होंगे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा। इस कैमरे को ब्लूटूथ के ज़रिए मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। अपना यह कारनामा करने के बाद मैं दोबारा से मैरिज हॉल में गया जहाँ पर बहुत धूमधाम थी। मैं धूमधाम देखने हरगिज़ नहीं गया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए मेरे ना होने से, और वे लोग मुझे ढूंढने घर तक ना आ जाएं और सबको पता न चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस धूमधाम में बिलबिला फिर रहा था, अब मेरे अंदर एक सुकून सा आ गया था और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दोनों का मज़ा ख़राब करने के लिए मेरे पास कोई तो प्लान मौजूद है जिस पर मैं मज़े करूँगा और आगे की ज़िंदगी में मीरा को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि शादी की रात की ये वीडियो मीरा को दिखाकर इसे दिमागी तकलीफ़ दूंगा और इसको ब्लैकमेल करूँगा कि वह मुझसे रिश्ता बनाए, वरना मैं इसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूँगा। ना जाने मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहाँ से आ गए थे। ना मेरी परवरिश ऐसी थी, ना मेरे ख़ानदान ऐसा था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी प्यार को देखकर तो मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जो भी था, मैंने अपनी खुशियों को बर्बाद करने का सोच लिया था। शादी पूरी हो चुकी थी और विदाई का वक्त आया तो मैं सबसे पहले घर की तरफ भागा। घर पर मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, और वह यह सरप्राइज़ देखकर हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक मैं फूल ही फूल बिछा रखे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और मैंने अपना दिल साफ़ कर लिया है। मेरी बात सुनकर वे दोनों मुस्कुरा लिए और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। वे दोनों हल्के से चलते हुए अपने कमरे तक आए और छोटी मोटी रस्मों के बाद मीरा को मेरी बहन ने उसके कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया जहां पर मैं उनकी शादी की रात को देख सकता था। मैंने देखा कि मीरा अकेली कमरे में बैठी हुई और मुस्कुराती हुई जा रही है। वे बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं उसके हुस्न में खो गया था और मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। कहते हैं जलन का यही ख्याल होता है कि जो चीज़ दूसरों के पास है वह हमें मिल जाए, और अगर वह हमें नहीं मिल सकती तो दूसरों की भी नहीं होनी चाहिए। जलन में मीरा भी हाल कुछ ऐसा ही था।
मीरा मुझे तो नहीं मिली थी, लेकिन उसकी खुशियों को बर्बाद करने का मेरे पास पूरा पूरा बंदोबस्त था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अचानक मीरा उठकर खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं इससे मेरी हरकत का पता तो नहीं चला। फिर मैंने देखा कि वे सोफ़े के सामने पड़े हुए टेबल पर रखा जग के पास आई और पानी पीने लगी, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला कि वे प्यास की वजह से उठी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वे फिर से अपने बेड पर आ गई और ठीक होकर बैठ गई। वे भाई का इंतज़ार कर रही थी और भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो मेरी तो जैसे रूह ही जलकर राख हो गई। यह मंज़र देखकर भाई मीरा के करीब आकर बैठकर और वह इससे कुछ बातें कर रहे थे। यकीनन वे उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ़ उनकी वीडियो ही देख सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उन लम्हों को सोच कर जिन्हें मैं देखना चाहता था, उन लम्हों को तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जिन्हें मैं देखना चाहता था, उन लम्हों को तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैं वे लम्हे देखने के लिए तैयार था कि अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा और ज़ोर-ज़ोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा। माँ पूछने लगी कि तुम क्यों उनको डिस्टर्ब करते हो? तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वह लड़की भाई को जान से मारने लगी है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मेरी माँ ने कहा, तुम बेफिजूल की बातें कर रहे हो। आज उनकी शादी की पहली रात है और वह खुश है, और तुम बिना वजह उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस तरीके से हरकतें कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें मीरा पसंद थी, लेकिन अब वह तुम्हारी भाभी है। क्यों तुम इस तरीके से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो? अभी मेहमान घर पर हैं, अगर मेहमानों को ये बात पता चलेगी तो कितना बुरा होगा। मैंने माँ से कहा कि ये वक्त बातों का नहीं है, अगर उन्हें भाई की जान बचानी है तो उन्हें दरवाज़ा हर हाल में खोलना होगा। मेरी माँ को जब मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो मैंने छोटी बहन को कहा वे जल्दी से चाबी ले आए। मेरी बहन ने मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकना चाहा। मैंने कहा कि अगर वे लोग वाकई में अंदर खुश हैं तो दरवाज़ा खोल देते, लेकिन इतनी देर से दरवाज़ा बजाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इसका मतलब कि मैं सच बोल रहा हूँ, अंदर भाई की जान को ख़तरा है। अब लग रहा था कि मेरी माँ को भी थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास आने लगा था, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा भाई ज़मीन पर फर्श पर पड़ा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था, और मीरा के हाथ पर बंदूक थी, और उसने मेरे भाई को गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन उसने शायद वही बंदूक मेरे भाई के सर पर मारी थी, जिसकी वजह से वे बेहोश हो गए थे और उसके सर से थोड़ा सा खून बह रहा था। ये मंजर देखकर तो सब परेशान हो गए। फ़ौरन से भाई को अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन मेरे बाबा ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाने का फ़ैसला कर लिया, वरना बहुत बदनामी होने वाली थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया तो देखा कि मेरा भाई ठीक है, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सब मीरा को छोड़कर फ़िलहाल भाई की जान बचाने में बिज़ी थे। या भाई की तबीयत थोड़ी संभली तो मेरी माँ मीरा की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? माँ ने कहा कि मैं कितना चाहत से तुम्हें अपने बेटे की बहू बनाकर लाई थी, और तुमने शादी की पहली रात ही मेरे बेटे की ये हालत कर दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ अगर मुझे अपने परिवार की इज्जत का ख्याल न होता तो। मीरा सर झुकाकर मेरी माँ की बात सुन रही थी। इतने में मेरे भाई को होश आ गया। मेरे भाई अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और मीरा से सवाल किया कि क्यों उसने भाई पर हमला किया। सब मीरा से सवाल कर रहे थे, लेकिन मीरा तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी जिसको ना अपने इस हरकत पर शर्मिंदगी थी और ना ही उसको पास सब सवालों के जवाब थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे परिवार की इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी, और बेहतर इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, इससे पहले कि ये मेरे घर को बर्बाद कर दे। मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की, अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो मीरा चीख पड़ी और कहने लगी कि ये सब मैंने आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं ये सब ना करती तो आज आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती और आपका सारा परिवार जलील और शर्मिंदा होकर रह जाता, खासकर आपका ही बेटा जो आज दूल्हा बनकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम कि इसकी ज़िंदगी आज बर्बाद हो जाती। मेरी नज़र पानी पीते वक्त कमरे में लगे इस खुफिया कैमरे पर ना पड़ती तो। ऐसा कहकर ज़ोर से उठी और वहाँ जाकर मैंने कैमरा फिट किया था। उसने वहाँ से कैमरा खींच कर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे। किसी की आवाज़ नहीं निकली। कौन ये हरकत कर सकता है? मेरे बाबा ने फ़ौरन से मेरे बड़े भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने ये हरकत की है? बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्या ये तुम्हारी हरकत है? बाबा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसने ये सब नहीं किया है और उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही उसकी ऐसी परवरिश है कि इस तरह की हरकत करे। मेरी तो ये हालत थी कि दिल कर रहा था कि ज़िंदा ज़मीन में धंस जाऊं, और ना जाने कहाँ से मीरा को ये खबर हो गई और कैसे इसकी नज़र इस कैमरे तक पहुंच गई कैसे। लेकिन अभी तक
ये पता चला था कि ये काम किसने किया था। अभी तक मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल मीरा ने चिल्लाते हुए उँगली मेरी तरफ कर दी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका ये बदतमीज़ बेटा है जिसने गिरी हुई हरकत की है। यह इसी का काम है। और मैं जल्दी ही समझ गई थी कि ये हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को अपने कैमरे में देख रहा है, क्योंकि मैरिज हॉल में मैंने नोटिस किया था कि ये थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और काफ़ी देर तक गायब रहा और फिर अचानक से वापस आ गया था। शायद किसी ने ये बात नोट नहीं की थी, लेकिन मैंने ये बात नोट कर ली थी और मैं समझ गई थी कि अपनी यही कार्य को अंजाम देने के लिए घर आया था। मैं डर तो बहुत रहा था, लेकिन मैंने मीरा पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? मेरी बात पर मीरा ने कहा कि आए, आप सब मेरे साथ इसके कमरे में चलते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीरा काफ़ी रफ्तार से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे मेरे बाबा भी आने लगे और मेरी तो जैसे दुनिया ही बर्बाद होने जा रही थी, क्योंकि कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वे लोग नहीं रुके और मीरा तेज़ी से मेरे कमरे में चली आई, जहाँ लैपटॉप को खुला देखकर सब हैरत में पड़ गए। जहाँ पर भाई के कमरे की तस्वीर थी। सबसे पहला तमाचा मेरे बाबा की तरफ से मुझे पड़ा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा और फिर वे दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे बाबा मुझे जान से मार डालें। मेरे बाबा ने कहा कि दिल तो करता है तुझे जान से मार दूं, लेकिन तू मेरी औलाद है, काश कि तुम मेरे बेटे न होते तो इस वक्त ज़िंदा न होते। बाबा की बात सुनकर मीरा चीख पड़ी कि क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी और अपने माँ बाप की और आपके बेटे की इज़्ज़त नहीं हूँ, जिसको ये खाक में मिलाने जा रहा था, और अभी आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं? मीरा की बात पर मेरे बाबा खामोश हो गए थे। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकता था। मैं फ़ौरन से भाई के कमरे की तरफ भागा। मेरे पीछे कोई नहीं आया, लेकिन मेरी बहन आ गई। वे समझ गई थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मीरा के हाथ में थोड़ी देर पहले जो बंदूक थी, उसको मैंने उठाया और अपनी कनपट्टी पर रखा और एक ज़ोरदार आवाज़ निकली गोली की, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे बंदूक छीन लिया था और गोली सीधा दीवार पर जा लगी थी और सब भागते हुए वहाँ आए। तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मेरे लिए अब ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर वालों की नज़र में गिर जाऊँगा। मुझे पता है सब आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब इस शर्मिंदगी के साथ सारी ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। बेहतर इसी में है कि मुझे मर जाने दो। बहुत मुश्किल से मैंने कुछ रिश्तेदारों ने मुझे रोका। भाई शायद मीरा को हर बात बताया करते थे, उनकी फ़ोन पर बात होती थी और भाई ने यह भी बताया था कि उनकी साइड टेबल पर उनकी बंदूक पड़ी होती है। इसलिए मीरा ने भाई को गोली तो नहीं मारी, लेकिन जानबूझकर उनके सर पर हमला किया। वह भी थोड़ा सा था कि मैं देखकर फ़ौरन वहाँ आ जाऊँ। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मीरा ने भाई की कनपट्टी पर बंदूक तानी हुई थी, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर जल्दबाजी में उसने भाई के सर पर हल्का सा वार किया। सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी थी, सबके दिल उदास थे और कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरा एक कज़न हर वक्त मेरे साथ रहता था कि कहीं मैं अपने आप को जान से न मार दूं। फिर मेरे किसी कज़न ने मुझे कहा कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन अब यही सही है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। खुदकुशी परेशानियों का हल नहीं होती। जो पाप तुमने किया है उसके लिए तो शायद माफ़ी मांगने पर माफ़ी भी नहीं मिल जाए, लेकिन खुदकुशी की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने आखिर खुदकुशी कर ली तो सीधा नर्क में चले जाओगे। वे कहते हैं ना कि आप ये सोचते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाएंगे तो किधर जाएंगे। और तुम यहाँ से भागने के लिए इस जहाँ से तो जाना चाहते हो, लेकिन अगले जहाँ का सामना कैसे करोगे? बेहतर होगा कि तुम अपने पापों की माफ़ी मांगो। हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। यकीनन मैं बाहर मुल्क चला गया और आज इस किस्से को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में अमेरिका में हूँ और मेरा घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं किसी के साथ कनेक्ट रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर वालों का सामना कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। धन्यवाद दोस्तों।